गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 को देखने वाले हैं। पहला लेक्चर में हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। 3 मेथड थे एंगल को मेजर करने का। पहला था आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा था आपका सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा क्या था आपका सर्कुलर मेजर। हमने इन तीनों को करा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस किए होंगे। बताए थे ना, बोले थे ना जी एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने के लिए, कर लिए थे, हो गया था क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं रहा। चलिए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। देखिए बच्चे, इससे पहले आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में स्टडी किया है एक्यूट एंगल के लिए। अब हम लोग यहाँ से इस स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने बताया भी था कि फंक्शन क्या है। हमने बोला टॉपिक का नाम दिया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन क्या है? सबसे पहली सवाल यह आती है अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पिछले क्लास मैंने बताया था कि फंक्शन कुछ नहीं है। सर सब कुछ नहीं तो पढ़ना क्यों है? इसका मतलब कुछ है तब तो पढ़ना है। तो फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन है और इस मैथमेटिकल मशीन में अगर आप कुछ इनपुट डालते हो तो ये प्रोसेस करके आपको कुछ आउटपुट देने का काम करता है। या मैथमेटिकल मशीन में आप इसमें अगर कुछ इनपुट डालते हो तो आउटपुट देने का काम करता है। अब जैसे ये ट्रिगोनोमेट्रिक का मशीन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। लॉगरिथम का मशीन है तो लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मशीन बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। समझ रहे कि नहीं? फ्रैक्शनल पार्ट वाला ये मशीन है तो फ्रैक्शनल पार्ट का कहलाएगा। अरे मशीन का मतलब जैसे ऐसा थोड़े ना है कि एक ही मशीन में, जैसे आम तौर पर आप लोग देखे होंगे आटा बनाने का, चलाने का, पीसने वाला मशीन होता है, ठीक है ना, तेल पिरोने का मशीन होता है, धान कूटने का मशीन होता है, चूड़ा कूटने का मशीन होता है। सबका अलग अलग मशीन होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग उसका वर्क होता है। ऐसा नहीं कि एक ही मशीन के अंदर धान भी कूटा जा रहा है, ठीक है ना, उसके बाद से उसको क्या बोलते हैं आटा भी पीसा जा रहा है, तेल भी निकाला जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना। मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग अलग अलग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम किस मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि जैसे साइन एक्स का मशीन ले लो तो इसमें एक्स यदि अगर रखते हो क्या 0 रखते हो तो वैल्यू क्या मिलता है आपको? 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। प्रोसेस करके वैल्यू आपको क्या दिया? 0। फिर तुम अगर x बराबर तुम क्या रखते हो 30 डिग्री रखते हो तो वैल्यू क्या मिलता है तुमको? 1/2। x बराबर यदि तुम 45 डिग्री रखते हो तो वैल्यू क्या मिलता है तुमको? 1/√2। क्या देख रहे हो ना कि आप जैसे जैसे x देख रहे हैं प्रत्येक x के लिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आपको यहाँ मिल रहा है, कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें कुछ अगर इनपुट डालेंगे तो आपका आउटपुट मिल ही जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब इनपुट में जो इनपुट डाल रहे हैं, जिस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई आउटपुट मिलता है तो उन सारे इनपुट का कलेक्शन क्या कहलाता है? आपका डोमेन कहलाता है। याद करिएगा, पिछले क्लास में बताया इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और जो आउटपुट का कलेक्शन होता है वह क्या कहलाता है बच्चा? आपका वह आपका रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? वो रेंज कहलाता है। तो हम लोग डिटेल में फंक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, मजे लेकर के। तो आज के क्लास में अब आपको फील हो गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। यहां हमने देखो एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिया और हमने यहां पर भी देखा कि जो फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी, फंक्शन का नेचर क्या था कि प्रत्येक इनपुट के लिए आउटपुट वो देगा। इस मशीन में कुछ इनपुट डालेंगे तो प्रोसेस करके आउटपुट देगा। तो हमने इस मशीन ट्रिगोनोमेट्री वाला मशीन उठाया, इसमें भी मैंने इनपुट डाला और ये मशीन प्रोसेस करके हमें कुछ आउटपुट दिया, ठीक है ना। तो इसलिए अब हम इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर डिटेल करेंगे। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में करी थी।
अब यहाँ से हम लोग डिटेल करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ से जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, यहाँ से जो चीज़ अब कंटिन्यू होगी वो यह है बच्चा, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर कि चलो हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है। कैसा सर्कल है सर? यूनिट रेडियस का सर्कल है। अरे वाह, परफेक्ट सर्कल बन गया ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बन गया, कैसे ही बन गया। तो यूनिट रेडियस का सर्कल है। यूनिट रेडियस का कहने का मतलब हुआ कि रेडियस जो है हमारा कितना है? 1 यूनिट है। रेडियस कितना है आपका? 1 यूनिट रेडियस का ये हमारा सर्कल है, ठीक है। और हमको क्या काम करना है ना, तो 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो अब आपसे पूछना चाहिए कि बताओ ये आपका एक्स एक्सिस से क्लियर है और ये आपका वाई एक्सिस से क्लियर है। ये आपका कुछ एक्स डैश होने वाला है, ये आपका कुछ वाई डैश होने वाला है। ये ओ है और ये पॉइंट ए है, तो ओ ए का लेंथ कितना आपका? 1 यूनिट है। कितना यूनिट है? 1 यूनिट लेंथ है। तो अगर हम आपको पूछे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा कि सर एक्स, मतलब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आप क्या करते हैं? उस पॉइंट का y से दूरी को लिखते हैं, फिर उस पॉइंट का x से दूरी को लिखते हैं। तो y से दूरी क्या हो गई? 1 यूनिट और x से दूरी 0। तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1,0। अगर हमें ये पॉइंट b है, इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो क्या होगा? 0,1 होगा कि नहीं होगा? ये पॉइंट यदि c है, अगर c का अगर लिखना चाहे तो क्या होगा? ये होगा आपका -1,0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। अरे लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे। और ये पॉइंट यदि डी है, डी का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या होगा? 0,-1। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? पक्का? पक्का ना? चलो ठीक है। अब देखो, ये मान लेते हैं कोई आर्क है थीटा लेंथ का। हाँ, अब आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को स्टडी करेंगे, जो एंगल लेंगे, एंगल हम किसके टर्म्स में लेंगे? रेडियन के टर्म्स में लेंगे। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि जनरली हम 2 तरह के एंगल्स को देखते हैं। हालांकि होता है 3 तरह का मेजरमेंट होता है, लेकिन 2 ही तरह का एंगल जनरली हमें देखने को मिलता है। आपके जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी, स्कूल एग्जामिनेशन दीजिए चाहे आप जेई का एग्जामिनेशन दीजिए। अब यहाँ पर एक होता है आपका रेडियन मेजर, जिसको आप लोग कहते हैं रेडियन के टर्म्स में एंगल, दूसरा होता है डिग्री के टर्म्स में एंगल। तो यहाँ पर जो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक को एक्सटेंड करके पढ़ रहे हैं, किसके टर्म्स में? रेडियन के टर्म्स में। एंगल का क्या होगा आपका? रेडियन के टर्म्स में। वहाँ पर क्या होता था क्लास 10th में? एंगल जो डिग्री होता था, और एंगल कुछ स्पेसिफाइड एंगल के लिए पढ़ते थे। अब हम लोग एंगल का स्पेसिफाइड यहाँ पर खुले आसमान में हम लोग पंख फैला करके उड़ेंगे। कहते हैं नहीं वो एक कहावत था, चलो भूल गए, याद आएगी तो आगे बताएंगे हम आपको। तो देखिए भैया, ये थीटा एंगल है, तो एंगल ये बना रहा है क्या? थीटा रेडियन का आपका ये एंगल बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से ये परपेंडिकुलर अगर हम डाल देते हैं, ये OP भी क्या है आपका? ये OP भी आपका रेडियस है, और कितना लेंथ का आपका? 1 यूनिट का है, ठीक है, 1 यूनिट का है। तो यहाँ से दे दो, ये PL हो गया, तो OL को हम कहेंगे cos थीटा और PL को हम कहेंगे sin थीटा। क्यों? क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर हाइपोटेनस होना चाहिए। तो हाइपोटेनस तो 1 हो रहा है सर, तो इसको हम लोग cos थीटा, इसको हम लोग sin थीटा कह सकते हैं। अब कहेगा सर ये बातें कुछ तो हमें हजम नहीं हुई। कोई बात नहीं है सर, देखिए कुछ यही कंडीशन था ना, ये पॉइंट P से आपने इसके ऊपर PL परपेंडिकुलर डाला था, और ये मान लो, याद करो मैं वेक्टर के टर्म से बता रहा हूँ कि आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को फिजिक्स में पढ़ा होगा, अब तक पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। अब देखो इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ मान लो a है,
ठीक है, ये OP का लेंथ क्या है, A है, और ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, पहले भी आपने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर हम देखना चाहें तो थीटा के अनुसार ये देखो बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा पूछे तो कॉस, क्योंकि मुझे एल का लेंथ निकालना है, मुझे लेंथ किसका निकालना है, OL का लेंथ निकालना है। तो OL हाइपोटेनस और एंगल का रिलेशन को कौन बताता है, कॉस और सेक बताने का काम करता है, तो हम यहाँ कॉस ले रहे हैं। तो कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, बेस तो OL बाय हाइपोटेनस तो OP, तो कॉस थीटा क्या निकल गया, OL बाय OP क्या हो गया, A, तो OL क्या मिल गया आपका, A कॉस थीटा, OL क्या मिल गया, A कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें, अरे दिक्कत नहीं ना, देखो ये अगर हम ये देखो बेस है, ये एंगल है, और ये हाइपोटेनस है, तो बेस एंगल और हाइपोटेनस में रिलेशन को कॉस थीटा बताने का काम करता है कि नहीं करता है, क्या होता है, कॉस थीटा इजकल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या था भैया, तो बेस था आपका OL, हाइपोटेनस क्या था भैया, तो OP था, तो कॉस थीटा क्या हो गया, OL बाय OP, तो A हो गया। OL का लेंथ निकालना था तो A को हमने LHS में भेज दिया, तो AL बराबर क्या मिल गया आपका, A कॉस थीटा। सिमिलरली PL के लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन थीटा क्या निकल जाएगा भाई, PL तो PL है, OP आपका A है, तो PL क्या निकल गया आपका, A साइन थीटा, PL क्या निकल गया आपका, A साइन थीटा। अब देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा तो इसको देखो फुलफिल भी करेगा। ये देखो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस होता है ना भैया, क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो अंडर रूट परपेंडिकुलर देखो A साइन थीटा थी, क्या निकल जाएगा आपका, देखो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बेस क्या होता है आपका A कॉस थीटा, तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो A स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो अंडर रूट A स्क्वायर बाहर निकल के A हो जाएगा। देखो हाइपोटेनस आपका A था, तो आपको A मिला, तो अब समझ में आया कि आपको ही पता होना चाहिए कि अगर ये वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं वेक्टर के टर्म्स में, कि अगर OP आपका कोई वेक्टर A होता तो ये क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A cos थीटा, और ये क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A sin थीटा। तो अगर वो वाला फिजिक्स वाला भी अगर फील है तो यहाँ से आप इसको कह सकते हो cos थीटा sin थीटा। कहे सर आपने तो हमको कहना था A cos थीटा A sin थीटा ना, जहाँ A क्या बता रहा था, A बताता था आपका लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। इस केस में आप देख रहे तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस चूंकि 1 था तो 1 था, A इंटू कॉस थीटा को लिखेंगे 1 इंटू कॉस थीटा, तो जनरली होगा कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, और ये हो गया आपका साइन थीटा। अब कहिएगा सर कि आपने इसको ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर डाला, ऐसा क्यों किया, सवाल आता है ना कि आपने ऐसा क्यों किया। तो भैया हमको आपको भी पता है ना कि जिस भी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना होता है, जिस भी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना रहता है तो क्या करते हैं, उस पॉइंट से दोनों एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो यहां से देखो P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर PL हो गया, ठीक है ना, और P से इधर एक परपेंडिकुलर डालते तो PM अगर परपेंडिकुलर लेते तो ये PM परपेंडिकुलर ऑब्वियसली OL के ही तो इक्वल होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं भी लिए तो चलेगा। तो ये परपेंडिकुलर क्या बताता है, ये परपेंडिकुलर यही बताने का काम करा, PL क्या बताने का काम करा, PL यह बताने का काम करा कि पॉइंट P का एक्स एक्सिस से दूरी, ठीक है, OL क्या बताने का काम कर रहा है, पॉइंट P का y एक्सिस से दूरी। तो क्या पता चला, पॉइंट P का y एक्सिस से दूरी क्या था आपका, cos थीटा था, क्या था आपका cos थीटा, और x से दूरी कितना था, sin थीटा। तो पॉइंट P का हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं cos थीटा और sin थीटा, अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट cos थीटा और sin थीटा, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? पक्की बात। चलो, जब ये पक्की बात हो गई तो अब हम लोग थोड़ा सा, ये सब झूठ मूठ का कहानी है ना, ये सब झूठ मूठ का कहानी पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा वाला बात करेंगे। तो अब सोचो सोचो सोचो, मतलब ये नहीं लग रहा है कि यही OA होगा, ये इनिशियल पॉइंट था, साइड था। अरे OA और OP ये दोनों तो इक्वल ही ना है। OA भी क्या है? इस सर्कल का रेडियस है। OP भी क्या है? इस सर्कल का रेडियस है। मतलब OA ही घूम करके यहां पहुंचा, तो कितना घूमा? तो थीटा रेडियन घूमा। कितना घूमा? थीटा रेडियन घूमा। तब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या रहा? cos थीटा और sin थीटा। जब ये नहीं घूमता, जब इनिशियली मतलब OA ही रहता, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों कॉन्साइड कर रहा है, यही ना है। इस केस में कहीं नहीं घूम रहा, अगर यहाँ है केवल, तो यहाँ पर क्या है? इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों कॉन्साइड कर रहा है, तो एंगल कितना बनता है बेटा? 0 डिग्री बनता है। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते थे सर? तो cos 0 डिग्री sin 0 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब सोचो, ये 90 डिग्री जब घूम गया और जब पॉइंट B पर आया तो एंगल क्या होगा? cos π/2 और sin π/2। बताओ कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं ना? अब कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घूम रहे हैं, समझ रहे हो? कैसे समझ रहे हो? जब यही घूमते घूमते यहां जब पहुंच जाएंगे तो कितना एंगल कवर करेगा? इतना पाई और इतना फिर पाई, तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, है ना? रेडियन के टर्म्स में क्या हो जाएगा? पाई रेडियन आपका होगा। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos पाई और sin पाई। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई। और जब पॉइंट D पर जब आप पहुंचोगे तो पॉइंट D पर आपका क्या रहा होगा कोऑर्डिनेट? जल्दी से बताने का काम करना। cos, बोलो बोलो बोलो, ये पाई प्लस π/2, 3 π/2 ऑब्वियसली। तो cos 3 π/2 और sin 3 π/2। और अगेन फिर पॉइंट A पर जब पहुंचे तो अब कितना एंगल कंप्लीट हो गया? 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। फिर अगेन पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? cos 2 पाई और sin 2 पाई। एक चक्कर घूमे। अरे एक चक्कर घूमे कि नहीं घूमे? कैसे घूमे? क्लॉकवाइज घूमे। अब ज्यादा तक इस पर काम नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे। चलो, मतलब पढ़ रहा है, तुमको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब ज़्यादा इस पर काम नहीं करेंगे, फिर अलग अलग फिगर बनाएंगे, क्योंकि एक ही फिगर में अगर सब कुछ किया जाता है ना तो इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन, ठीक है ना? उसके बाद से यहाँ से गया फिर वही वाला हाल हो जाता है, ठीक है ना? वो कहावत ना है, घर बुद्धि 12 गो, अब 12 बाहर बुद्धि 3, और सभा बुद्धि एक को न लियो विधाता छीन। समझ रहे नहीं समझ रहे? वही वाला हाल हो जाता है कि यहाँ तो सब कुछ समझ में आ गया, और विद्यार्थी की सबसे बड़ी यह परंपरा है ना, कि जो लेसन को आज पढ़ाया जाएगा उसको आज जाकर के बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। वो कब कॉपी पलटाएगा? वो भी अगर थोड़ा बहुत अगर सीरियस विद्यार्थी है तो कॉपी पलटाएगा, अगर मन कर गया, समय मिल गया तो अगला क्लास से जस्ट उसके नाइट में या फिर उसी दिन बच्चा ही देखेगा। होमवर्क है तो उसी दिन बनाएगा। यही रीज़न होता है कि लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स से हमें प्यार नहीं है, मैथमेटिक्स हमें डिफ़िकल्ट लगता है। एक बात याद रखना बुआ, कि पढ़ाई और लुगाई दोनों बड़ा भाव खोजती है, समझ रहे हो? दोनों को अगर समय नहीं दोगे, ठीक है ना, तो पढ़ाई और लुगाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, दोनों निकल जाएगी। समझ रहे हो ना? अब जैसे देखो, नहीं देखता अभी बड़ा रोज रोज खबर सुन रहा है आज के समय में कि 2 बच्चों की अम्मा फरार। अरे भैया, 2 बच्चा पैदा किया, मर्द तो साला गधा होता है, दिन रात एकदम 2 बच्चा को कैसा भरण पोषण आपका मेंटेनेंस के लिए दिन भर वो कमा रहा है। अगर आपको समय देगा, आप ही के पल्लू में बंद करके बैठेगा, तो तुम बताओ कभी कि वो आदमी 2 बच्चे का भरण पोषण कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो आदमी बाहर रहता है, ठीक है ना, और एक बार गए ही बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती है, ठीक है ना, और चली जाती है। समझ रहे समझ रहे हो ना? तो क्या किया? लुगाई को समय नहीं दिया, तब लुगाई किसी और को समय देने लगी। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार पढ़ाई भी है। अभी तो आपकी लुगाई नहीं है, अभी आपकी लुगाई कौन है? पढ़ाई ही आपकी लुगाई है। तो इसीलिए आपको
ध्यान रखना है कि आप अपने इन्वायरमेंट से सीखना है। जो भी आपके भैया भौजी चचा चाची के पास जो घटनाएं घट रही है, सीखना है कि अभी हमारी जो लुगाई कौन है, पढ़ाई ही हमारी लुगाई है। अगर हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो जिस प्रकार लुगाई को समय देने से लुगाई चली जाती है, पढ़ाई को भी आप समय दीजिएगा तो पढ़ाई भी आपकी चली जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज अवर पढ़ाई। अब देखो, कहोगे सर एक बात बताइए। हम कहें क्या? आपने बताया कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपने 1,0 बताया, पॉइंट ए का ही कोऑर्डिनेट आपने cos 0 sin 0 बताया, पॉइंट ए का ही कोऑर्डिनेट आपने sin 2 पाई cos 2 पाई और sin 2 पाई आपने बताया। आपका माथा उथा तो नहीं खराब हो गया है कि एक ही पॉइंट का 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट थोड़े होता है? अरे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है कि उस पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या दूरी है, यही ना होता है भाई। आप कह रहे हो कि नहीं सर एक का कोऑर्डिनेट 1,0 है, cos 0 sin 0 है, cos 2 पाई और sin 2 पाई, तो एक का 3 कोऑर्डिनेट अलग अलग नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब तीनों क्या है, सेम है। तो बिल्कुल सेम है, तो इससे क्या पता चला कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। याद की समझ में आया कि समझ में आया? उसके बाद फिर समझ में आया कि cos 2 पाई का भी वैल्यू क्या होता है आपका, 1। cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 1। अरे होता है कि नहीं होता है? उसके बाद से फिर आपने क्या देखा कि sin 0 का वैल्यू क्या होता है आपका, 0। अरे होता है कि नहीं होता है? फिर आपने क्या सीखा कि sin 2 पाई का वैल्यू क्या निकलता है आपका, 0 निकलता है। अरे निकलता है कि नहीं निकलता है? फिर आपने क्या सीखा कि cos पाई का वैल्यू क्या मिलता है, -1। अरे मिलता है कि नहीं मिलता है? फिर देखो क्या आपने सीखा, cos पाई का वैल्यू क्या मिला आपका, -1। फिर यहां से आप देखिए कि sin पाई का वैल्यू क्या मिला आपका, sin पाई पर वैल्यू आपका क्या रहा, 0 रहा कि नहीं रहा? मतलब तुम अगर गौर से देखो 0 डिग्री, 2 पाई डिग्री, पाई डिग्री, ये तीनों का तीनों क्या था, एक्स एक्सिस का एंगल था। कहां था, एक्स एक्सिस का एंगल था। और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि एंगल को देखो, अगर एंगल से पहचानो कि अगर एंगल एक्स एक्सिस पर का है तो वहां पर साइन क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और जहां पर 0 दिख जाए, इवन पाई का मल्टीपल दिख जाए, तो वहां पर कॉस का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। और ऑड पाई का मल्टीपल दिख जाए तो वैल्यू क्या मिलेगा, -1। बिल्कुल नहीं बुझाया, थोड़ा सा सबर और करिए, देखिए आपको बताते। ये तो वह एक चक्कर घूमे तब। अब चलो फिर दूसरा देखो, जब y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां तुम देखो cos, क्या देखो cos π/2 पर वैल्यू क्या मिला है, cos यहां π/2 पर वैल्यू 0 मिला है। cos 3 π/2 पर देखो वैल्यू क्या मिला है, 0 मिला है। y एक्सिस पर का एंगल है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? और यहां देखो sin π/2 क्या मिला है आपका वैल्यू, 1 मिला है। और sin 3 π/2 की वैल्यू क्या मिला आपका, -1 मिला है। और तुम सोचो साइन और कॉस अगर आपको पता है तो क्या tan नहीं निकाला जा सकता है, साइन बाय कॉस। कॉट नहीं निकाला जा सकता है, कॉस बाय साइन। सेक नहीं निकाला जा सकता है, कॉसेक नहीं निकाला सकता है। निकाला जा सकता है कि निकाला जा सकता है? हम एलाइड एंगल को भी एक्सप्लेन हम करेंगे, थोड़ा सा वेट करना। समझ में आएगा, समझ में? तो मतलब ये जो पॉइंट, सार क्या निकला, हम बहुत इधर उधर की बात कर दिए, सार यही निकला कि जो ए बी सी डी जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस सब का एक का जैसे ये 3 कोऑर्डिनेट, तो तीनों अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं है, ये तीनों सेम ही है, लिखने का अलग अलग नहीं से दिखता है। नाम देखो, लड़का होता है ना, लड़का का स्कूल वाला नाम कुछ और, घर में नाम कुछ और दोस्त रख देता है नाम कुछ और, है ना? अरे समझ रहे ना? जैसे मास्टरे का देख लो जात, ठीक है, मास्टर जात का भी देखो, एगो घर का पुकारू नाम होता है, एगो उसका दोस्त नाम रखा होगा जब वो पढ़ रहा होगा, ठीक है, और दूसरा
विद्यार्थियों को नामकरण देता है। समझ रहे, समझ रहे हो? तो ये चीज़ को एकदम बिल्कुल भी है ना ध्यान से रख करके काम करना है। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ गया, कुछ कुछ एंगल्स वाली बात। सर वो एक बताए थे एक्स कोऑर्डिनेट पे रहेगा तो रहेगा। 2 मिनट रुकिए ना सर, अभी जनरलाइज और करेंगे। अभी इतना समझ में आया ना कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1,0 बी सी डी था, तो ये सब का जो तो अलग अलग जो कोऑर्डिनेट लेके सब अलग अलग नहीं है। पॉइंट ए का 3 कोऑर्डिनेट तो तीनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। डी का हमने 2 कोऑर्डिनेट बताया, दोनों सेम है। ई का यहाँ देखो सी का 2 कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, बी का 2 कोऑर्डिनेट बताया दोनों सेम है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो अब देखो एक बात और तुमको हम बताते हैं कि सर एक चक्कर जब हम चल गए तो 2 पाई पहुंचे, तब फिर जाएंगे तो वही वैल्यू रिपीट करेगा सर। दूसरा चक्कर भी चलेंगे, तो इस बात को अभी हम दूसरे स्लाइड पर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था, अभी हम एक चक्कर चले थे, तो एक चक्कर पर हमने ये सब एंगल्स को हमने देखा। अब तुम थोड़ा सा कल्पना करना, क्योंकि अब जो आगे की जो चीज़ें हैं आपकी कल्पना के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए वो कैसे, देखिए वो आपको हम एक्सप्लेन यहाँ करते हैं, ठीक है? ये देखो बेटा, जैसे यहाँ थे एंगल कितना था 0, यहाँ है तो π/2, यहाँ है तो क्या हुआ पाई, 3π/2 2 पाई हो गया ना, 2 पाई तक चले। अब यहाँ से फिर 2 पाई पर चले, तो जहाँ से चले थे वापस वहीं पहुँच गए। फिर अगेन चलो 2 पाई प्लस π/2, तो यहाँ पर ही बता कॉस का वैल्यू क्या मिलेगा 0। 2 पाई प्लस π/2 पर भी कॉस का वैल्यू क्या रहेगा 0, कॉस 2 पाई प्लस π/2 0। साइन 2 पाई प्लस π/2 क्या रहेगा 1 रहेगा ना। यहाँ फिर आ जाओ चलते चलते तो क्या बन जाएगा cos 3 पाई माइनस 1, साइन 3 पाई क्या 0। उसके बाद से फिर जब यहाँ चलते हो तो क्या पहुँचते हो 3 पाई प्लस π/2, मतलब 3 पाई प्लस π/2, तो 7 π/2 पर पहुँचे, तो 7 π/2 पर cos क्या 0, साइन क्या -1, 7 π/2 एंगल के लिए। फिर यहाँ पहुँच गए, क्या पहुँच गए 4 पाई पर अगेन cos का वैल्यू cos 4 पाई 1 और sin 4 पाई 0। देख रहे हो, समझ रहे हो? फिर यहाँ चलो 4 पाई के बाद से फिर यहाँ चले 4 पाई प्लस π/2, 4 पाई प्लस π/2 तो कितना पहुँचेगा 9 π/2, तो cos 9 π/2 का वैल्यू क्या मिलेगा तुमको 0, sin 9 π/2 पर वैल्यू क्या मिलेगा आपको -1। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? -1 कैसे मिलेगा 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है? इमेजिन कर रहे हो ना कि नहीं कर रहे हो? उसके बाद फिर समझ रहे हो, यहाँ से आ जाओ क्या मिलेगा 5 पाई, तो cos 5 पाई का वैल्यू क्या मिलेगा -1 मिलेगा कि नहीं, और sin 5 पाई का वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर यहाँ चलो 5 पाई प्लस 11 π/2, तो cos 11 π/2 पर वैल्यू क्या मिलेगा तुमको cos 11 π/2 कहाँ लाइक कर रहा है y एक्सिस पर, y एक्सिस पर cos क्या होता है 0, y एक्सिस पर cos 0, y एक्सिस पर cos 0 होता है भाई। आप इस चीज को समझिए, समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि आपको बताए थे कि कोई पॉइंट हम लेते हैं सर्कल के ऊपर तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं cos थीटा और sin थीटा। cos थीटा क्या बताता है x कोऑर्डिनेट, और ये क्या बता रहा है y कोऑर्डिनेट। इसीलिए समझ रहे कि नहीं समझा? फिर यहाँ पहुंचे तो क्या पहुंचेगा आपका 6 पाई के लिए अगेन cos क्या 0 है ना, 0 नहीं 1, ठीक है? 6 पाई के लिए 1, क्योंकि 6 पाई वाला पाई का जो मल्टीपल आ रहा है कहाँ आ रहा है x एक्सिस पर एंगल आ रहा है, और π/2 का मल्टीपल एंगल कहाँ जा रहा है y एक्सिस के ऊपर। तो एंगल से भी पहचान लो, एंगल से भी पहचानने का काम करो। तो मैं बता रहा हूँ क्या cos 6 पाई कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा ना x एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर cos क्या होता है x कोऑर्डिनेट को बताता है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा देखो कॉपी में, x कोऑर्डिनेट क्या होगा y से x एक्सिस cos x है, तो x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा
क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हम यूनिट सर्कल के ऊपर ना बात कर रहे थे। कितना भी हम ये एंगल का चक्कर लगा रहे हैं भैया, आप कितना क्या देख रहे हो कि आप चक्कर लगाते जा रहे हो, चक्कर लगाने के क्रम में क्या हो रहा है, वैल्यू आपका रिपीट कर रहा है। मतलब अगर ये यूनिट रेडियस का सर्कल है तो ये 0 से एक, तो आपको पता है कंप्लीट एक सर्कल जो होता है अपने सेंटर पर 360 डिग्री बनाता है। तो कितना भी डिग्री पर एंगल बात करो, ठीक है ना, जब 360 के बाद रिपीट करोगे तो वापस फिर वही सब वैल्यू क्या करेगा, वापस वही सब वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इससे एक बात निकल करके आया, क्या निकल करके आया, यह बात निकल करके आया कि 2 पाई के बाद जो भी एंगल्स हो, जो भी वैल्यूज होते हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज क्या करती है, रिपीट करती है। क्या करती है, सारी सारी वैल्यू वो रिपीट करती है 2 पाई के बाद। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल को देखे थे, कैसे पाई का मल्टीपल और पाई बाय 2 का मल्टीपल। हम जान रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर एंगल क्या मिल रहा था, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई, 12 पाई, 13 पाई, 14 पाई, 15 पाई, 16 पाई, 17 पाई। अब तुम देखो कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई किधर आ रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा था। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या आ रहा था, निगेटिव एक्सिस पर। तो भैया पाई का अगर मल्टीपल है तो साइन का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 0। चाहे कोई 0 और पाई का मल्टीपल अगर आपको दिख गया तो साइन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि साइन वाई कोऑर्डिनेट को बताता है और ये एंगल एक्स एक्सिस का है और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब दूसरी बात देखो हमारी, तुम समझ रहे हो अक्षत, ठीक है। और आप लोग को भी अगर कोई भी वीडियो में अगर लगता है कि नहीं थोड़ा सा नहीं, चूंकि हम क्लासरूम के व्यू से वीडियो बनता है, कोई टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आता है तो आपका वैल्यूएबल कमेंट जो होगा उसी से हम अपने लेक्चर्स को और हम इफेक्टिव बना सकते हैं। तो कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। तो ये वाला चीज़ तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, पक्का एक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या देखो कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई था तो कॉस +1, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई था तो कॉस -1। अब ये बताओ कि कभी तुमको ये वैल्यू लेने की जब बारी आ जाए इन सारे एंगल्स पर, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, अब बताओ उसके लिए तुमको वैल्यू को रटने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं रटने की। अब तुम सोचो, अब वाई एक्सिस पर एंगल क्या है था, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, 17π/2, 15π/2, 17π/2। समझ रहे नहीं समझ रहे हो, मतलब π/2 का मल्टीपल, कैसा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2। क्या बता रहा है, π/2 के आगे 1 × π/2, 3π/2, 3π/2, 3 × π/2, 5π/2, 5 × ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 भैया, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 यही आ रहा है हमारा, उसके साथ π/2 आ रहा है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा है। ये एंगल कहां लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर 0 कौन होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट यहां कौन कर रहा है, cos थीटा। तो इन सारी वैल्यूज पर 0 कौन होगा, cos थीटा, मतलब cos π/2, cos 3π/2, cos 7π/2, 9π/2, 11π/2, कुछ भी cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आपको क्या मिल गया, 0। लेकिन अब पॉजिटिव के एंटी क्लॉकवाइज वाली बात कर रहे हैं हम, बात केवल क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। समझ नहीं समझ रहे हो। उसके बाद और पकड़ो, साइन का क्या है, π/2 साइन पॉजिटिव, 3π/2 निगेटिव, 5π/2 पॉजिटिव, 7π/2 निगेटिव, 11π/2 पॉजिटिव, 13π/2 निगेटिव, 15π/2 पॉजिटिव, 17π/2 निगेटिव। समझ रहे, मतलब साइन का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है या तो -1 मिल रहा है, यही मिल रहा है। अब हमको ये देखना है कि एंगल कहाँ लाई कर रहा है। एंगल अगर पॉजिटिव एक्सिस पर लाई कर रहा है तो साइन पॉजिटिव, एंगल अगर निगेटिव एक्सिस पर लाई कर रहा है तो साइन निगेटिव। समझ में आया। अब देखो यही चीज था, इसी चीज को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। देखो हम जानते हो, एकमात्र हम थोड़ा देर जब देखोगे तब लगेगा कि सर इतना आप कर देते हैं सर, तो बस वही चीज देखो तुमको हम बताने का काम कर रहे हैं। ए मेरे लाल, जस्ट फिर कंसीडर करो क्या, वही यूनिट रेडियस का सर्कल,
अच्छा ये वाला नहीं लिखे थे, ये लिखना था, नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फील किए ना कि एंगल रिपीट करता है, तो फील किए और एक लाइन में उसको लिखवा देंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो ये भाई अगेन हम लिए यूनिट रेडियस का सर्कल, ठीक है, अगेन बनाया एंगल हम ए, अगेन बनाया एंगल हम ये बी, अगेन हम एंगल बनाया सी, ये हो गया पॉइंट सी, और अगेन ये क्या हमारा हो गया डी। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,0, बी का 0,1, सी का -1,0, डी का 0,-1। अच्छा इस बार जो चल रहे थे, जो रोटेशन था हमारा, आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट कहीं भी लाई कर रहा है, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं थीटा रेडियन पर, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होता था भैया, तो कॉस थीटा और साइन थीटा। अभी तक की हमारी यह स्टडीज थी। लेकिन ये जो थीटा जो मेजर कर रहे थे, इससे पहले वाले जो केस में वो क्या था, हम एंटी क्लॉकवाइज चल करके थीटा को मेजर कर रहे थे। नाउ अब ये समय आ गया है कि अब हम चलेंगे किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज चलेगा तो एंगल कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा ना भाई। तो यहां पर रहेगा तो क्या बनेगा, cos 0 डिग्री sin 0 डिग्री। अरे नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां क्या बनेगा cos π/2 sin π/2। यहां क्या बनेगा, सॉरी माइनस का cos -π/2 sin -π/2, ठीक है। यहां क्या बनेगा cos -π और sin -π। अरे होगा कि नहीं होगा, यहां देखो क्या हो जाएगा cos -3π/2 है ना, और sin -3π/2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहां देखो क्या होगा, यहां देखो हो जाएगा cos -2π sin -2π। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब आप क्लॉकवाइज भी आप समझो, cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस अप्लाई करेंगे। cos -2π का वैल्यू 1, cos sin -2π का वैल्यू 0। याद करो फिर पिछले केस में cos +2π का वैल्यू 1, cos -2π का वैल्यू, सॉरी माइनस तो ले लेना, cos 2π का वैल्यू 1 और sin 2π का वैल्यू 0। मतलब समझ रहे हो ना कि आप कैसे भी चलो, पॉजिटिव चलो या निगेटिव चल लो, अगर एंगल एक्स ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, वैल्यू एज इट इज है, रिपीट ही कर रही है, इसमें कहीं कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है। तो तुम क्या देखे, तुम सब एक्सिस पर कोई साइन चेंज है, कहां साइन चेंज है बताओ तो। cos पाई पर भी वैल्यू cos का क्या था, cos पाई पर वैल्यू क्या था 1 था, cos -पाई पर वैल्यू क्या है आपका -1 है। अरे है कि कहां बदला, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। मतलब इससे पता चला ना कि cos का वैल्यू अगर x एक्सिस पर है एंगल, तो cos का वैल्यू क्या होगा, या तो 1 होगा या तो -1 होगा, और साइन का वैल्यू कंप्लीट क्या होगा 0। तो आप बताओ x एक्सिस का मतलब sin x 0 कहां होगा, sin x इक्वल टू 0 कहां होगा, जब x बराबर क्या हो, पॉजिटिव का एंगल 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो एंड सो ऑन। समझ रहे नहीं समझ रहे हो। और साथ में क्या -पाई हो, है ना, -2 पाई हो, -3 पाई हो, -4 पाई हो एंड सो ऑन। करेक्टिवली दोनों को मिला करके देखें क्या हो जाएगा, 0 +- पाई +-2 पाई +-3 पाई +-4 पाई एंड सो ऑन। बालक समझ रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा इस सब पाई का मल्टीपल है, 0 आया, +-1 आया, +-2 आया, +-3 आया, +-4। नहीं ना, इंटीजर का सेंस नहीं आ रहा भैया। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन का वैल्यू क्या होता है 0। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन का वैल्यू क्या हो गया 0। अच्छा इसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई करिएगा तो 0 रखिएगा तो साइन 0, 0 × पाई 0, +1 रखिएगा तो पाई, -1 रखिएगा तो -पाई, +2 रखिएगा तो 2 पाई, -2 रखिएगा -2 पाई। तो एक लाइन में जैसे कहते हैं ना, अरे भैया आपको अगर मोहब्बत को एक्सप्रेस करना हो तो समा होना सीधे बांधना होता है। आजकल का लड़का एकदम फॉरवर्ड होता है, एक लाइन में गया सीधा सीधी आई लव यू, है ना। अब वो अगर नहीं समझ में आया, उलझा के बोल रहा है, तेज लड़का लिखेगा आई लव यू 143, मैं थोड़ा स्टूडेंट है ना,
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उधर से आकर आ जाता है 1432, मामला गड़बड़ा जाता है इससे भाई। तो क्या पता चला कि साइन एन पाई बराबर साइन एक्स बराबर 0 कब होगा? जब x बिलोंग्स करेगा किससे? एन पाई से बिलोंग्स करे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर n इंटीजर अगर हो गया तो साइन n पाई का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन n पाई का वैल्यू क्या होता है? 0। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए पहले इतना नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे की बात। देखिए अभी जस्ट अगर हम बात करें कि आप बताइए कि cos x इजकल टू 0 कहाँ है? cos x इजकल टू सॉरी cos x इजकल टू 0 कहाँ है? तो अभी जस्ट आप बताए थे कि cos x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट जो होता है ये y एक्सिस पर 0 होता है। तो y एक्सिस पर तो क्या एंगल क्या आएगा? अगर क्लॉकवाइज चले तो, और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चले तो देखो क्या होगा एंगल? या तो एंटी क्लॉकवाइज चले देखो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन मिलेगा। देखो इन मिलेगा जी, मतलब x बराबर क्या मिलेगा? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो। कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos x का मिल रहा था आपको? 0 मिल रहा था। समझ रहे? क्या समझ रहे हो? उसके बाद से फिर तुमने क्या सीखा कि x इजकल टू यही नहीं, -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2, मतलब -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2 एंड सो ऑन। इस पर भी वैल्यू क्या मिल रहा था आपको? cos का 0 मिल रहा था। ये एंगल कब बना? जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले। ये एंगल कब बना? जब हम लोग क्लॉकवाइज चले। तो क्लब करके इसको नहीं लिख रहे कि सर ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, मतलब x इजकल टू अगर 2n + 1 π/2 मिल जाए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर हो, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो cos x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपका 0 होगी। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो यही दो बात आपको बताने के लिए इस पूरे लेक्चर्स को इतना कंटिन्यू किया गया है, इतना लंबा किया गया। मैं चाहता तो एक लाइन में लिख देता कि भैया साइन n पाई का वैल्यू होता है 0, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और cos 2n + 1 π/2 का वैल्यू होता है 0, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हम एक लाइन में यही बात हमको सिखाना था, ठीक है ना? यही बस एक बात सिखाना था जिसके लिए हम इतना एक्सप्लेन किए। और आपको ही पता है कि अगर साइन कॉस पता है तो आप टैन कॉट से कॉसेक आप सब निकाल सकते हैं। देखिए इन सारी चीज़ों को डिटेल में जो फर्दर अभी हम जो भी वही एंगल्स को पढ़े हैं जो एंगल्स आपका एक्सिस के ऊपर आ रहा है। अब अगर मान लो कि अगर कोई यूनिट रेडियस का सर्कल है, अगर मुझे इस एंगल पर निकालना तो ये एंगल किसी क्वाड्रेंट में ना हो गया, तो क्वाड्रेंट में जाने के बाद ये वैल्यू हमेशा सेम नहीं होती है। वैल्यू पॉजिटिव और माइनस का फ़र्क आता है, वैल्यू वही रहता है, बस प्लस माइनस का उसमें चेंजेज आता है, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर जब हम लोग एलाइड एंगल पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल बस हमको कुछ थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज़ को पढ़ाना था। अब चूँकि आप लोग अब एडवांस हो गए हैं, 11th में आ गए हैं, तो कुछ एडवांस चीज़ें को बताना था। अभी बताएंगे इसी लेक्चर में क्या एडवांस चीज़ों को बताना था, और उसी के लिए बस हम ये दो चीज़ को अब यहाँ जिक्र किए हैं। समझ में आया? बस उन्हीं दो चीज़ को समझने के लिए इन सारे चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ाए हैं, ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए। देखिए
अभी हम एक दो बात और बताने वाले हैं, कुछ कुछ बेसिक। अगर हम आपसे पूछें कि 1/0 क्या होगा, 1/0 क्या होगा, क्या बताइएगा? 1/0 तो ये होता है, कुछ लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इनइक्वालिटी चैप्टर में भी इसको पढ़ाए हुए हैं। 1/0 क्या होता है भैया? तो 1/0 होता है आपका अनडिफाइंड। समझ में? 1/∞, कुछ लोग कह लेते हैं 0, बिल्कुल गलत बात है भाई, ठीक है। 1/∞ क्या होता है? तो यह भी होता है अनडिफाइंड, याद रखिएगा। 0/0 यह भी क्या है आपका? अनडिफाइंड। समझ रहे ना? ये सब अनडिफाइंड है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अभी जस्ट आपने पढ़ा था फॉर्मूला, कुछ और बात पिछले क्लास का लेक्चर का था। साइन थीटा क्या था आपका? P/h। कॉस थीटा क्या था आपका? B/h। टेन थीटा क्या था आपका? P/b। कॉट थीटा क्या होता था इसी का? B/p। सेक थीटा क्या होता था? H/b। और कॉसेक थीटा क्या होता था आपका? H/p। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मतलब आप देख रहे हैं कि साइन थीटा आपका P/h है, तो कॉसेक थीटा क्या है आपका? कॉसेक थीटा आपका H/p है। कॉस थीटा B/h है, तो सेक थीटा क्या निकला आपका? H/b। टैन थीटा P/b है, तो कॉट थीटा क्या है आपका? B/p। मतलब जो साइन थीटा का जो रेशियो है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या मिल जाता है? कोसेक थीटा। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? इसका मतलब कोसेक थीटा और साइन थीटा क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहां से हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। यहीं पर बच्चा मिस्टेक करता है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा लिखते, लेकिन थीटा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता। ये चीजें डिफाइंड कब होगी? हम पढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़े, चीजें डिफाइंड कब होगी? तो सोचो, अगर साइन किसी एंगल पर साइन 0 हो गया, तो साइन जहां 0 हो जाएगा वहां पर चीज डिफाइंड होगी क्या? क्योंकि हम तो पढ़े हुए कि 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो अगर हम थीटा कुछ भी नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, इस चीज को डिफाइन होने के लिए यहाँ पर थीटा कुछ भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि थीटा कुछ भी ले लेने पर अगर 0 आ गया गलती से डिनोमिनेटर, तो चीजें डिफाइंड नहीं होगी, नहीं होगी डिफाइंड। आए तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है जब कोई भी आइडेंटिटीज को लिखते हैं कि कहाँ पर वो चीज़ें डिफाइंड है। तो अब देखेंगे कि ये चीज़ें डिफाइंड कब होगी? जहाँ पर साइन 0 होगा, क्योंकि इस चीज़ को डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना है। तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब थीटा n पाई का मल्टीपल होगा, यह है ना। इसका मतलब थीटा n पाई नहीं होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार देखो, कॉस थीटा क्या है? B/h। उसी का रेसिप्रोकल क्या मिला? H/b। तो क्या सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? तो ऑफ कोर्स है। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है कि यहां पर व्हाट अबाउट थीटा? थीटा क्या होगा? तो ये चीज को डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वहां पर ये चीजें डिफाइंड नहीं होगी। और डिनोमिनेटर 0 कब होगा? थीटा इज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए 2n + 1 π/2, यहां पर भी वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई दिक्कत नहीं है। टैन थीटा तो क्या लिख सकते हैं? 1/cot थीटा, कोई बांधा नहीं है। समझ रहे? समझ रहे हो? अब देखो, जहां पर टैन या कॉट थीटा को लिखते हैं 1/tan थीटा, लेकिन उससे पहले समझो, हाँ कॉट थीटा को लिखते हैं 1/tan थीटा। तो यहां पर तुम्हारी ये होमवर्क है कि तुम एक काम करना कि बताना कि व्हाट अबाउट एंगल थीटा, ठीक है। और तुम लोग तो बताओगे और ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में हम लोग चर्चा करेंगे कि थीटा यहां पर क्या होगा, थीटा के किस किस वैल्यू के लिए चीजें डिफाइंड होगी। उसी प्रकार जैसे आप लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये भैया आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस चीज को, इस इक्वेशन को डिफाइंड होने के लिए
आपको डिनोमिनेटर को 0 होना नहीं चाहिए। तो साइन थीटा इज टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा कब, जब थीटा नहीं इक्वल होना चाहिए 12 + 1 π/2 के, जहां n बिलोंग्स किससे कर रहा है आपका, इंटीजर से। ये नहीं इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो गया तब फिर टेन थीटा को साइन बाय कॉस लिख नहीं सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार कॉट थीटा को लोग लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये चीजें डिफाइंड कब होगी, तो इस चीज को डिफाइन होने के लिए थीटा इक्वल नहीं होना चाहिए n पाई के, जहां n बिलोंग्स किससे करता हो, आपका इंटीजर से करता हो। समझ में आया? क्या बोले? tan थीटा के केस में यहाँ से देखो आपने लिखा कॉसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा को इधर ले आओ LHS में, तो क्या निकल जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इजकल टू 1। देखो पहला चैप्टर जो हम आपको पढ़ाने वाले क्लास 10 से जो पढ़ करके आप आए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग पहला चैप्टर हम लोग लेंगे। और इसमें जो 10th का जो बेसिक होता है बताना जरूरी होता है। हम आपको दिखाएंगे कि बेसिक से भी क्वेश्चंस जेई में आ जाते हैं, तो बेसिक्स बातें भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 इधर भेज दो, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 1 होगा। टैन को इधर भेज दो तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इजकल टू क्या निकल जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये 3 और फॉर्मूले हो गए। इतना याद रखिएगा, फॉर्मूले को जितना आप छेड़िएगा, फॉर्मूले के साथ आप जितना खेलिएगा, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उतना ही आपका ट्रिगोनोमेट्री अच्छा होगा। समझ रहे हो? चलो, अच्छा अभी जस्ट हमने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक थे ना, ABC, और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो हम एक पाइथागोरस थ्योरम सीखे था ना, क्या सीखे थे कि AC स्क्वायर इजकल टू क्या निकलेगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, आप दोनों साइड AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किससे, AC स्क्वायर से। जब AC स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, देखो AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर तो ये जाएगा 1, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा, और बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या निकल गया, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, है ना। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, अब यहाँ देखो छेड़छाड़ क्या मचा सकते हो, कॉस को उधर भेज दो, दाएं बाएं कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस को तो भेज दोगे, मतलब मैं बता रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को इधर भेजो तो इसको इधर कर दो तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं देखो निकलेगा, ना ऐसा करो, अगर ऐसा करते हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये सब चीज़ जब किया हुआ होता है ना, तो कहीं ना कहीं क्या करता है कि आपके काम को आसान करता है। समझ में आया? समझ रहे हो? चलो उसी प्रकार नेक्स्ट देखो, और हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बात करेंगे कि इसी में अभी जस्ट हमने सीखा था कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था। हमने AC से डिवाइड हमने कर दिया, नाउ इट्स टाइम टू डिवाइड विथ AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा आपका AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर।
तो AC बाय AB AC बाय AB हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसेक थीटा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस इधर BC बाय AB बेस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट थीटा, तो बेस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या निकल जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या निकल गया? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो इसको इधर ले आओ तो क्या मिलेगा फॉर्मूला? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरी बात क्या हो जाएगी? अगर तुम कोसेक को उधर लेकर चले जाओ, है ना, या फिर ऐसे 1 को इधर भेज देते हो तो क्या निकल जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देखो मैंने फॉर्मूला तो जरूर लिख दिया है, आइडेंटिटी लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को डिफाइन होने के लिए थीटा क्या होगी, ठीक है ना, यह बात अभी हमने नहीं करी है। तो यह भी आपका एक होमवर्क आज के लिए बनता है कि आप ढूंढिए कि यहाँ पर थीटा क्या होगा। समझ रहे नहीं? समझ रहे हो? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो जल्दी से इसको नोट करो। अभी देखो जस्ट अभी आपको सिखाया गया था कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है ना, इसमें AC से डिवीजन हो गया था, AB से हो गया था, BC से करो। तो क्या करना है अब आपको? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, किससे करना है डिवाइड? BC स्क्वायर से। देखो AC बाय BC हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस बाय बेस क्या होता है आपका? सेक थीटा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा। देखो लिख देते हैं, चलो एक लिख देते हैं अगर जिसको दिक्कत है। हम दोनों साइड BC किए तो देखो क्या हो गया? AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? देखो ये कट के वैल्यू क्या हो गया? 1। अब देखो AB बाय BC, तो AB बाय BC क्या होगा? tan थीटा। तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका? ये tan स्क्वायर थीटा। और AC बाय BC हाइपोटेनस बाय बेस सेक थीटा। तो AC स्क्वायर BC स्क्वायर क्या निकल जाएगा? ये सेक स्क्वायर थीटा। तो निकल गया फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक और क्या निकल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? tan स्क्वायर थीटा। तो यही सब फॉर्मूला है। तो भैया देखो ट्रिगोनोमेट्री को अगर सीखना चाहते हो तो एक बात आपको बिल्कुल याद रखना है, यह चैप्टर तो बिल्कुल मैनिपुलेशन का तो है ही। इस चैप्टर को करने में बहुत एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। JEE मेंस में क्वेश्चन यहाँ से एक ज़रूर आते हैं, लेकिन इस टॉपिक, ये जो टॉपिक आपका ये मैथमेटिक्स का कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसका यूज आपको बहुत सारे चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री को समझने का सबसे एक बेहतर तरीका है कि जितने भी फॉर्मूले आपको क्लास में, जैसे जैसे क्लास आगे चल रही है, जितने फॉर्मूले कराए जा रहे हैं बैक टू बैक सारे फॉर्मूले को याद रखिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप यहाँ पर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जितनी गलतियाँ कर सकते हैं उतना ही आप ऐसा ना समझिए कि अगर दिन भर 1 घंटा बताएं बहुत सारी गलती हम किए, ठीक है, बहुत सारा हम गलती कर दिए, तो ऐसा मतलब नहीं करे भाई मेरा टाइम वेस्ट चला गया। एक लाइन का मतलब समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर फर्स्ट टाइम कोई मैथमेटिक्स को कर रहा है तो उससे गलती होगा। अगर गलती नहीं हो रहा है तो मैथमेटिक्स को सीख नहीं रहा, मैथमेटिक्स को वो रट रहा है, जो बात स्पष्ट है। ठीक है, गलती होगी और गलती से ही हमें अनुभव मिलती है। असफलता ही सफलता की जननी है, इस बात को आप जानते हैं, है ना। मोटिवेशनल कोट से आपने बहुत सारे जगह इसको पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, मोटिवेशन की बातें। तो इस बात का याद रखिएगा कि जितना आप हो सके फार्मूला याद करिए, जहाँ क्वेश्चंस आए वहाँ पर उस फार्मूला को लिखिए, ठीक है ना। आपका ऑटोमेटिक हम गारंटी देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला पूरा याद रहेगा आपको। समय समय पर इसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना, नहीं करिएगा तो भी दिक्कत होगा, ठीक।
ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज इतना ही रहेगा हम लोग, और मिलते हैं आप लोग सब नेक्स्ट क्लास में।